मैसेंजर्स हैं, वो उसके ऊपर आके लग जाते हैं। वो अपना उसको मैसेज जो देना है दे देते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू द सेल, और वो मैसेज उस पहुंच जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसको हम रिसेप्टर के ऊपर मैसेंजर लग गया। बट कभी कभी क्या है कि कोई मैसेंजर हो सकता है कि हार्मफुल है, कोई हार्मोन्स हमारी बॉडी में ज्यादा पैदा हो रहे हैं, वो हार्मफुल है। तो उसको अगर हमें उसके साइड इफेक्ट उसका या बैड इफेक्ट को कम करना है तो हम क्या करते हैं कि रिसेप्टर को टारगेट करते हैं। तो रिसेप्टर को टारगेट करने में क्या होगा कि वो दवा जाके रिसेप्टर पे लग जाएगी और उस हार्मोन को या केमिकल मैसेंजर को लगने नहीं देगी। तो इस तरह से जब उसको टारगेट कर रही है तो हम उसको हम कह सकते हैं रिसेप्टर ड्रग इंटरैक्शन, या ड्रग इज टारगेटिंग द रिसेप्टर। ठीक है जी। हाँ जी। सर हाँ, सर मैसेज तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाता है ना, तो फिर वो रुकेगी कैसे ड्रग? दोनों तरीके क्योंकि दोनों वैसे भी तरीके पास। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सिस्टम, एक न्यूरॉन्स के थ्रू है और एक केमिकल्स के थ्रू है। तो केमिकल्स के थ्रू। जो हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स है ना, उनका जो सिक्रीशंस होता है वो डायरेक्ट ब्लड में आता है। तो वो ब्लड उसके थ्रू भी हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी तरह के थ्रू भी मैसेज जाता है। तो जो जो हॉर्मोन्स हैं वो रिसेप्टर पे जाके लगते हैं, उसके थ्रू भी मैसेज जा रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। ड्रग टारगेट इंटरैक्शन की बात जो कर रहे थे आप, वो मैंने समझाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी। सर हम ड्रग्स की हेल्प से किसी हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं? ड्रग्स की हेल्प से हम कोशिश तो कर सकते हैं। और दूसरा कि कभी कभी हम जो अगोनिस्ट लेते हैं वो ऐसी ड्रग होती है जो जिसकी वजह से रिसेप्टर को लगता है कि वही एक्चुअल वाला हार्मोन आ गया है। तो उस केस में भी वो उसकी तरह हेल्प कर देता है हमें। ओके। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि एंटा एसिड्स की। और हमने कहा था कि एंटा एसिड्स जो होते हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि जब हमारे स्टमक में कोई एसिड ज़्यादा पैदा हो रहा होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम भी होती है। अब जब प्रॉब्लम हो रही होती है तो हम क्या कर सकते हैं, सर मन जूम करने को कह रहे हैं। वो हम कर लेंगे। जब हम उस पेज के ऊपर बात करेंगे तो हम कर लेंगे। अभी तुम अभी उस पेज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सुनो। आप ध्यान दीजिए कि जब किसी एंटा एसिड की वजह से हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको दो तरह से कम कर सकते हैं। एक तो कम करने का तरीका ये है कि हम कोई एंटा एसिड ले लेते हैं। तो जो ज़्यादातर एंटा एसिड होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो हमारे एसिड को उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो ज़्यादातर हम एंटा एसिड्स लेते हैं वो बेसिक होते हैं। तो जो जैसे सोडियम कह रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, या सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम तो ये बाइकार्बोनेट। सर एको है आपस। तो ये जो हाँ एको आ रही है, वही मैं इसको दूर कर रहा हूँ। तो इनकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम हमें थोड़े समय के लिए सॉल्व होती है। एसिडिटी कम हो गई क्योंकि बेस हमने ले लिया, तो बेस ने एसिड को कम कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ती है एंटी हिस्टामीन्स की वजह से। कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है हिस्टामीन्स की वजह से। और जब हिस्टामीन्स की वजह से एसिडिटी बढ़ती है तो आपने अगर कोई बेस ले भी लिया, मान लीजिए आपके एसिडिटी थी और उसका पीएच 4 था, आपने बेस लिया और पीएच आपकी बॉडी में बढ़ के हो गया 6.5। बट फिर से हिस्टामीन्स क्या करेंगे, फिर एसिड पैदा करा देंगे, क्योंकि हिस्टामीन्स ने एक तरह से स्टमक की वॉल्स को ऑर्डर दे रखा है कि आप पीएच को 4 पे मेंटेन करना है। तो जैसे ही आप कोई बेस खाओगे और मान लो बेस खाने से आपका पीएच 6.5 हो गया, तो हिस्टामीन की वजह से फिर से वॉल्स ऑफ द स्टमक एसिड पैदा करेंगे और फिर से पीएच को 4 मेंटेन कर देंगे। फिर आप दवा खाओगे
थोड़ी देर में फिर वो 4 पे आ जाएगा, फिर आप खाओगे तो आपकी एसिडिटी ख़त्म ही नहीं होगी। अगर हिस्टामीन की वजह से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उस केस में आपको एंटी हिस्टामीन लेनी पड़ती है। और जब एंटी हिस्टामीन लोगे तो वो क्या करेगा कि हिस्टामीन को ब्लॉक कर देगा, और जब हिस्टामीन ब्लॉक हो जाएगा तो और एसिड पैदा होना बंद हो जाएगा, और जब और एसिड पैदा नहीं होगा तो अपने आप आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाएगी। क्लियर हो गया? सर यस हाँ। सर। सर, तो हमारी बॉडी को ये नहीं पता होता कि मतलब ये तो इतना सारा एसिड बहुत हार्मफुल होगा, तो वो हिस्टामिन जो मतलब रोके ही रखता है कि 4 पे ही रोक दो, जबकि हमारी बॉडी तो 7 पे वर्क करेगी। 7 पे नॉर्मल वर्क करती है, 7 नहीं होती है एंजाइम्स को तो बल्कि एसिडिक चाहिए ना मीडियम। पीएच। हाँ, पीएच रेंज होता है एक, उसके रेंज के अंदर काम करती है बॉडी में। बट आपकी बॉडी के अंदर अगर हिस्टामीन्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो अपने आप से स्टमक थोड़ी अपने आप चेंज कर लेगा, तब तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट किसको करवाना है, आपके बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसको आपको बाहर से कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है, क्योंकि वो तो एंटी हिस्टामीन्स आपकी बॉडी में पैदा हो रहे हैं किसी भी कारण से, किसी कोई खाना खाने की वजह से या किसी की वजह से एंटी हिस्टामीन्स पैदा हो गए हैं, तो उसको स्टमक अपने आप न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। ठीक है? तो अब आप समझिएगा कि पहले जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी उसको हम खाली दूर करते थे बहुत सारे बेसिस खा के। बट अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जब नॉर्मल हमारा एसिडिटी की प्रॉब्लम इन बेस को खाने से नहीं दूर होती है तो एंटी हिस्टामीन्स लिया जाता है। और एंटी हिस्टामीन्स में देखा गया है कि दे आर वेरी इफेक्टिव, और इतने इफेक्टिव होते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाइयों में 2 दवाइयाँ हैं जिनका नाम है सिमिटिडीन और रेनिटिडीन। सिमिटिडीन और रेनिटिडीन दे आर एंटी हिस्टामीन्स, और ये जो एंटी हिस्टामीन्स हैं सिमिटिडीन और रेनिटिडीन, दे आर एंटी हिस्टामीन्स एंड दे आर एंटासिड। मतलब है स्टमक में अगर एसिडिटी बढ़ रही है और नॉर्मल कंडीशंस में ठीक नहीं हो पा रही है, तो जब अगर हम सिमिटिडीन या रेनिटिडीन देते हैं तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये देखा गया है कि ऐसी जो दवाइयाँ जो एंटी हिस्टामीन्स हैं वो हिस्टामीन को ब्लॉक करती हैं काम करने से। तो एंटी हिस्टामीन जरूरी नहीं खाली एंटा एसिड्स की तरह आपको हेल्प करें, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती हैं। तो कभी कभी हिस्टामीन्स की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो एंटी हिस्टामीन देके उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। अब कोई बात पूछनी है तो बताओ। सर एक डाउट था कि जैसे बुक में लिखा हुआ था कि पहले सिमेटिडीन को डिस्कवर किया गया था, हाँ ठीक तो है। फिर बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन थी रैनिटिडीन, तो उसको क्यों डिस्कवर किया गया जब एक से ट्रीट हो रहा था? तो एक्चुअली क्या होता है जब दवाइयाँ बनती हैं ना तो सब एक्टिविटी। एक दूसरे से लोग कंपटीशन में आ जाते हैं, क्योंकि जो एक दवा सिमिटिडीन बन गई तो वो जिसने पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे तो आप नहीं बना सकते, आपको उसी से खरीदना पड़ेगा, ये वर्ल्ड का रूल है। अब जब आपको उसी से खरीदना पड़ रहा है तो वो महंगी पड़ रही है, तो आप क्या करते हो कि आप नई दवा निकालते हो उसी से मिलती जुलती, और उससे हो सकता है बेटर मिल जाए, तो उससे बेटर मिल जाती है तो फिर वो दूसरी दवा आ जाती है। अब जैसे कोरोना वायरस के लिए कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है हमने निकाल ली है, उधर इजराइल कह रहा है हमने निकाल ली है, उधर इटली भी कह रहा है, इधर इंडिया कह रहा है हम भी लगे हुए हैं, तो सब लगे हुए हैं। मान लो किसी एक ने निकाल भी ली, तो जिसने निकाल ली वो बहुत महंगी बेचेगा। अब वो जब महंगी बेचेगा तो अमीर हो जाएगा। उससे कहा जाएगा कि भाई हमें हमें जो है कम में दे दो, तो वो नहीं देगा क्योंकि उसकी तो उतने में बिक रही है। बट उसी समय और साइंटिस्ट लग के सर्च करके कोई और दवा निकालते हैं ताकि उसी का इम्पैक्ट हो। अब एक ही गोली आप जाते हो मार्केट में, कभी कभी आप कहते हो कि भाई ये वाली दवा हमें दे दो, वो कहता है इस कंपनी की नहीं दूसरी कंपनी की है, तो क्या है काम वो वही करेगी पर है दूसरी कंपनी का, नाम अलग है, तो उसने अलग बनाया है, उसने उसने अलग अपने पेटेंट करवाया है। तो इस तरह से अलग अलग कंपनीज को दवाइयाँ बनानी पड़ती हैं, और हमेशा रिसर्च चलती रहती है कि उस दवाई के साइड इफेक्ट्स और कम हो जाएं, तो उसका इम्पैक्ट और अच्छा हो जाए, और बढ़िया बढ़िया दवाएं, इसलिए रिसर्च चलती रहती है, रुकता नहीं है।
कि एक ने सर निकाल कल लिया तो बहुत आपने कहा था कि दवाई के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। हमसे तो कभी नहीं कहा कि साइड इफेक्ट नहीं होते दवाई के। दवाई के तो साइड इफेक्ट हमेशा ही होंगे। यस सर। हमने तो बताया था कि दवाई के साइड इफेक्ट्स हमेशा ही होंगे। कोई बच्चा कह रहा था कि सर होम्योपैथिक के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो वो तो बहुत स्लो, बहुत कम उसका पोटेंसी होती है, तो उनका इम्पैक्ट बहुत कम होता आयुर्वेदिक की नहीं। भी कम रहती है। है। हाँ, तो वो कम होती है क्योंकि उनका इम्पैक्ट, उनकी कंसंट्रेशंस कम होती हैं। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में कंसंट्रेशन में ले लोगे तो उनका भी साइड इफेक्ट या नुकसान दिखने लगेगा। सर तभी होम्योपैथिक दवाई 1 साल तक या टाइम तक रेगुलर पे लेनी पड़ती है। हाँ, उसका इम्पैक्ट उसकी क्योंकि पोटेंसी कम रख के देते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। टाइम तक चलती है ना। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो ये सर मैंने देखा जाए तो मेनली हमारे पास कुछ कुछ दवाइयाँ हैं जिनका फायदा है, बस थोड़े से केमिकल चेंज कर दिए गए हैं और नई दवाइयाँ। क्या चीज? सर देखा जाए तो मतलब हमारे पास 1-2 टाइप की दवाइयाँ ही हैं, उनमें बस थोड़े केमिकल चेंज करके नई दवाइयाँ बनी हैं उन्हीं से। हमें वो देखना पड़ता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, जो जो चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए, फिर वो निकाली जाती है। फिर देखा जाता है कि इसमें इस केमिकल की वजह से हो सकता है ये साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको चेंज करके दूसरी बनाई जाती है, फिर उसको टेस्ट चेक किया जाता है। तो इस तरह से रिसर्च चलती रहती है, और कुछ उससे बेटर आ जाता है तो उसको हम मार्केट में ले आते हैं। ठीक है जी। सर जैसे अभी आपने बोला कंपनी अलग अलग होती है दवाइयों की, हाँ, सर लेकिन जो दवाई का सोल्ट होता है वो तो दोनों का सेम ही होगा ना? एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, क्योंकि हल्का सा चेंज रहता है, बट बाद में धीमे धीमे जब उनको पता चल जाता है कि उसके अंदर ये है, तो वो अपने में भी सेम चेंजेस ले आते हैं। शुरू में जो निकल के आती है, और और दूसरे लोग, क्योंकि जिसने पेटेंट करा लिया है वो उसी सॉल्ट को यूज करने नहीं देगा। जब आपकी वो वही सेम सॉल्ट बना नहीं सकते, तो आप थोड़ा बहुत अलग सॉल्ट रखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज रखते हैं। बाद में धीमे धीमे क्या होता है, जब बहुत बहुत ज्यादा यूज होने लगती है, तब बहुत सी कंपनीज ले आती हैं। और वैसे तो उनको थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है, चाहे टेस्ट में अलग रखना पड़े, कलर में अलग रखना पड़े, नाम में अलग रखना पड़े। हो सकता है 99% सब चीजें सेम हो, बट हल्का सा उनको सेम चीज एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम पेटेंट है, तो आप वही नाम की दवा मार्केट में नहीं ले सकते, उनको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सी जब कंपनीज बना लेती हैं, क्योंकि वो अपना बता नहीं रहे कि हमने क्या क्या केमिकल्स कैसे कैसे कितनी क्वांटिटी में मिला के ये दवा बनाई है, तो फिर क्या होता है, लोग रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च करने पे उसके आसपास पहुंच जाते हैं, तो उसको यूज करने लगते हैं। और यूज करने के बाद फिर पर वो सेम नाम यूज नहीं कर सकते, नाम चेंज करना पड़ता है। ठीक है जी। सर सॉल्ट का ही तो नाम सेम होता है, पर दवाई का नाम तो वो सेम सेम नहीं रखते ना। है जी, क्या कह रहे हैं? सॉल्ट का नाम तो सेम ही होता है। सॉल्ट का नाम सेम हो सकता है, शुरू में नहीं कर सेम होता है, बाद में सेम कर लेते हैं लोग। बट कितनी कंसंट्रेशन में मिलाया है, क्या उन्होंने उसके अंदर अपनी एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी रखी है, वो बाद में धीमे धीमे लोगों को रिसर्च करके पता चल जाती है। और नाम फिर भी चेंज रखना पड़ेगा, नाम सेम नहीं हो सकता। पर वो तो दवाई का नाम चेंज होता है, सॉल्ट थोड़ी ना चेंज होगा। सर काफी दवाइयों में सेम ही सॉल्ट होते हैं, 2-3 हाँ, दवाइयाँ होती हैं वही same ही मैं salt। बता रहा हूँ। शुरू में जो है, शुरू में जिस कंपनी ने निकाला, जिसका सॉल्ट अलग होगा, और जो लोग हैं अंदाजा लगा लगा के उस सॉल्ट के आसपास पहुंचते हैं, फिर बाद में हो सकता है कि सबका वही सॉल्ट बन जाए, बट उसके अंदर वो बहुत सी चीजें उनको सेम एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं रख सकते। सॉल्ट में बेसिक वही मैं कह रहा हूँ, 99% सब कुछ सेम है, बट हल्का सा आपको फिर भी चेंज मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जिसने पेटेंट करा रखा है उसी चीज को एज एग्जैक्टली आप सेम नहीं रख सकते। तो जब बहुत लंबे समय यूज हो जाता है, तो फिर सब कुछ सेम होने के बावजूद बस खाली नाम ही चेंज होता है। अब ये मैंने बताया कि सिमिटिडीन रैनिटिडीन जो है एंटी हिस्टामिन्स होते हुए एंटासिड का काम कर रहे हैं, और भी बहुत से मार्केट में दवाइयां हैं जो एंटासिड सर की तरह हैं। हाँ, निखिल पूछ रहा टेस्ट किस पे होता है? है जी। निखिल पूछ रहा टेस्ट किस पे होता है? ये दवाइयों पहले का टेस्ट किस पे होता है? निखिल पूछ रहा है। पहले जानवरों पे होता है, फिर इंसानों पे होता है। अब हम एंटी हिस्टामिन्स की बात कर रहे हैं। एंटी हिस्टामिन्स जो हैं, जरूरी नहीं खाली एंटासिड की तरह यूज हो। एक्चुअली जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो केमिकल्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जिनकी वजह से हमारे बॉडी में इरिटेशन होता है।
तो उनको हिस्टामीन्स कहते हैं। और उनको ब्लॉक करने के लिए जो चीज हम ले रहे हैं, केमिकल्स या मेडिसिन, उनको हम एंटी हिस्टामीन्स कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे बहुत सर्दी के दिनों में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो वो उनको ठंड बहुत लग रही, पर वो कपड़े भी नहीं पहनते हैं और वो कहना भी नहीं मानते हैं। पता चला वो पानी में भीग जाते हैं, पता चला वो बार बार जूते उतार देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उनकी नाक बहने लगती है। तो जो नाक बह रही है वो बिकॉज ऑफ हिस्टामीन्स हो रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर ठंड से, ठंड की प्रॉब्लम की वजह से एलर्जी हो रही है और उसकी वजह से उसकी नाक बहने लगती है। तो फिर हम एंटी हिस्टामीन्स देते हैं। तो एंटी हिस्टामीन्स क्या करेंगे, जिस जिस कारण से उसकी नाक बह रही है, उस हिस्टामीन को वो ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह से एंटी हिस्टामीन्स जो हैं बहुत से और भी पर्पजेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, antihistamines, it has been observed that some persons are hypersensitive towards certain medicines like penicillin, sulfa drugs. They may be hypersensitive to dust, pollen grains, cat fur, particular type of food or fabric. This is known as hypersensitivity. को hypersensitivity कह रहे हैं। कुछ सब्सटेंसेस से लोगों को एलर्जी सी हो जाती है, तो हम कहते हैं they are hypersensitive to those things। ठीक है, तो इसमें बता रहा है कि एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड हिस्टामीन इन द बॉडी। हिस्टामीन इज ए पोटेंट वासोडाइलेटर। मतलब है कि हिस्टामीन की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, इनको वो डायलेट कर देते हैं, उसकी वजह से ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है। इट contracts the smooth muscles in the bronchi and gut and relaxes other muscles such as those present in the walls of fine blood। ठीक है, बहुत सी असर आते हैं, स्मूथ कर देता है मसल्स को, इन दी ब्रोंकाई, सांस लेने में आसानी हो जाती है। एज अ रिजल्ट हिस्टामीन्स कॉज एलर्जी टू स्किन रैशेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज, अस्थमा, itching. It also causes nasal congestion associated with common cold and allergic response to pollen. कुछ लोगों को पोलन की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, हवा में पोलन आ जाते हैं तो उनकी वजह से भी एलर्जी होती है। तो ये सब जो एलर्जी हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ हिस्टामिन्स। हाँ जी, बताओ। सर हिस्टामिन हार्मोन ही होते हैं या क्या, प्रॉपर डेफिनेशन? केमिकल्स हैं, दीज आर हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द ड्रग्स व्हिच इंटरफियर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन by competing with histamine or binding sites of receptors where histamine exerts its pressure are called antihistamines or anti-allergic drugs. These are widely used for treatment of hay fever, sneezing, conjunctivitis, seasonal rhinitis, nasal discharge, itching of eyes, nose, throat, motion sickness, nausea in pregnancy and post-operative vomiting. Widely used antihistamines जो है ब्रोमफेनारामीन है, टर्फिनाडीन है, और जो है बेनाड्रिल है, फेनिरामीन मेलिएट है जिसको एविल के नाम से जानते हैं, सिट्रिजीन है, क्लोरोफेनारामीन है, प्रोमिथाजीन है। ये सब जो है एंटीहिस्टामिन्स की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, अब एक सर इनका भी सेम ही फंक्शन होता है ना, रिसेप्टर पे लग के हिस्टामिन को मत लगना चाहिए। रिसेप्टर वाले पे भी हो सकता है, डायरेक्ट हिस्टामिन के ऊपर भी लग सकते हैं, दोनों ही तरीके हैं इसके। क्वेश्चन है इनमें, व्हाई डू दी अबव एंटीहिस्टामिन्स डू नॉट अफेक्ट द सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जो एसिड का सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है, व्हाई डू दी अबव एंटीहिस्टामिन्स डू नॉट अफेक्ट द सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। जैसे ये जो है हमारी टर्फिनाडीन है, ब्रोमफेनारामीन है, ये एंटी एसिड्स की मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रीशन के ऊपर इफेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने जो पहले बताया रेनिटिडीन और सिमिटिडीन वो कर रहे हैं। सर इनका डिफरेंट एरिया पे होगा, क्योंकि अलग अलग एंटीहिस्टामिन अलग अलग पर्पज, ठीक है, तो जब वो अलग अलग पर्पजेस के लिए हैं तो इसलिए वो इसमें यूज नहीं हो पाएंगे। द रीजन इज दैट एंटी एलर्जिक एंड एंटी एसिड ड्रग्स एक्ट ऑन डिफरेंट रिसेप्टर। ठीक है, अलग अलग रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं तो इसलिए उनका अलग अलग काम ही है। ओके, अब आ जाते हैं सर उनमें से तो एक वो जो एविल है वो तो बैन हो गई है। बैन हो गई है, वही तो
दवाइयाँ निकल के आती हैं और उनका असर हमको शुरू में बहुत बढ़िया लगता है, और धीमे धीमे कुछ उनके साइड इफेक्ट्स बाद में पता चलते हैं, तो फिर उनको बैन किया जाता है। अब जैसे सिमेटिडिन और एनिटिडिन को भी हाल में महीना भर पहले निकला था कि दे आर कैंसर कॉजिंग इन नेचर, तो उनके ऊपर भी बैन आ रहा है। तो बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनका बाद में पता चलता है कि इनका बहुत सारे साइड इफेक्ट क्या हैं, तो फिर उनको वो सर बाद जो में बैन किया टेस्ट हो जाता है। हाँ जी, सर जब इनका टेस्ट हो रहा होता है फिर तभी क्यों नहीं देख लेते इन चीजों को? शुरू में नहीं पता चलती, बहुत चीज़ों का टेस्ट करते हैं तो उतना उतना कम समय में उसका रिस्पॉन्स नहीं पता चलता, बहुत समय के बाद पता चलता है कि ये चीज़ें इस चीज़ के ऊपर भी असर करते हैं। हर एंगल से आप कम टाइम में, आप जैसे कोरोना की बहुत सी दवाइयाँ निकल के आ रही हैं, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन अब बहुत सारी जो दवाइयाँ निकल के आ रही हैं उनका इतने कम समय में कैसे एक समय के बाद पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट क्या है। शुरुआत में बस मेनली देख लेते हैं कोई मोटा मोटा साइड इफेक्ट तो नहीं है, हल्का फुल्का कोई है तो उसके ऊपर ज़्यादा नज़र नहीं देते हैं। तो इसीलिए रिसर्च चलती रहती है कि अगर साइड इफेक्ट है तो धीमे धीमे वो साइड इफेक्ट कम करते जाएँ कोई, तो इसलिए और अच्छी मेडिसिन धीमे धीमे आती है हर फील्ड में। सर तो वो क्या हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है? हाँ बिल्कुल इफेक्ट करती है, दवाइयाँ तो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट कर ही रही है। सर तो फिर उनसे बचा कैसे जाए, मतलब उन चीजों को अवॉइड कैसे करें? बचने का तरीका ये है, दवाइयाँ कम खाओ, नेचुरली आप हेल्दी रह जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो दवा खानी पड़ेगी। आपको अगर कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा तली भुनी समोसे पकौड़ी और छोले भटूरे मत खाओ, पर आप नहीं रोक पा रहे हो अपने आप को, तो क्या करोगे? आपको लेना पड़ेगा एंटासिड, तो उसका साइड इफेक्ट होगा तो करना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें आपसे कही जाती है कि फिजिकली एक्टिव रहिए, हेल्दी रहिए, खाना पीना ठीक रखिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए, आप एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? एक स्टेज पे आपको कोई दवा लेनी पड़ेगी तो वो तो मजबूरी बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है? तो उनमें एक होती है ट्रैंक्विलाइजर। कोई बता सकता है व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर? जी सर वो ड्रग यस होते हैं सर। जो नॉर्मली किसी भी चीज को सर जो स्ट्रेस मेंटल डिजीजेस को क्योर करने के लिए काम सर जो आते स्ट्रेस हैं। वगैरह को रिमूव, स्ट्रेस रिमूव को हाँ जी, इंजेक्शन टाइप का होता है। सर स्ट्रेस रिमूव हर्ष 2 करते मिनट हैं, रुक जाओ स्लीपिंग जरा। पिल्स होती है। हाँ हर्ष 2 मिनट। आदित्य Instant क्या कह रहा energy। है? आदित्य आप बोलिए क्या कह रहे हैं बेटे? सर जो एंजाइटी और स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीज करते हैं। रिड्यूस अनिकेत कुछ करते हैं जी। हाँ अनिकेत क्या कह रहा है? अनिकेत, अविकल्प को कुछ कहना है? अवनी? सर जो स्ट्रेस और इरिटेशन या फिर जो मेंटल डिजीजेस को मतलब कि रोकते हैं, मतलब कि उनको क्योर करते हैं या कम करते हैं, क्योर करते हैं। उनको हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है जी। चलिए अब हर्ष बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्णा कह रहा है मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं, मन कह रहा है इंस्टेंट एनर्जी मिलती। नहीं नहीं नहीं, इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, ये ट्रैंक्विलाइजर से नहीं मिलती। मन जी कहाँ हैं आप? इंस्टेंट एनर्जी किसने बता दिया आपको? हैं? सर स्लीपिंग पिल्स होती है, मेंटल मेंटल वो स्लीपिंग पिल्स होती है, और वो कम करता है, मेंटल स्ट्रेस कम करता है, एंजाइटी वगैरह कम करते हैं। सर स्ट्रेस और थकान दूर होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ी जाएगी। बिल्कुल गलत आपका सोचना है, गलत सोच रहे ऐसे हो। दोनों होता है। अगर ऐसे ही होता तो फिर जो जो मैराथन दौड़ते हैं उनको ग्लूकोज को दो, उनको फिर आप ट्रैंक्विलाइजर पकड़ा दो। उनको तो ग्लूकोज दे रहे हो आप, उनको ट्रैंक्विलाइजर क्यों नहीं पकड़ा रहे हो? ध्यान दीजिए। सर हाँ जी, सर हाँ बोलिए। फिर ये बात करें कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है। हाँ स्लीपिंग पिल्स में जो मेन मेन कंपोनेंट है वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। बात समझ लीजिए, आप लोगों ने ज़्यादातर ने आंसर ठीक दिया है। ट्रैंक्विलाइजर्स आर मेडिसिन विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट। हाँ नमन ठीक लिख रहा है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, इरिटेशन, एंग्जाइटी एंड इन इन माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीज। मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन है, किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा
एंग्जाइटी है किसी चीज़ की, तो अगर हम ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं तो उसके नर्वस एक्टिविटी कम हो जाती है, तो उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। तो ये जो मेंटल टेंशन को कम करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उन्हीं को हम कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं एक थोड़ा सा खाने के बाद एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आ जाती है, आदमी को लगने लगता है कि थोड़ा बेटर हो गया, पेन के मैसेज को भी ब्लॉक कर देता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि कोई अगर मान लीजिए बहुत स्ट्रेस में है तो वो किसी एक ही बात पे फंसा हुआ है, किसी कोई कोई प्रॉब्लम उसको हो गई है, मान लीजिए उसका मोबाइल गिर गया है, अब वो उसी के ऊपर फंसा हुआ है और बार बार परेशान हो रहा है। तो जब ट्रैंक्विलाइजर दे दिया जाएगा तो उसकी जो मेंटल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। मान लो उसको नींद ही आ जाए, जब उसकी मेंटल एक्टिविटी कम हो जाएगी तो उसको जो पेन हो रहा था या जिसकी वजह से उसको टेंशन हो रहा था वो कम हो जाएगी, तो उसको आराम मिल जाएगा। तो इसीलिए जो स्लीपिंग पिल्स हैं उनके अंदर ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। ठीक है जी। कृष्णा कह रहा है सर स्ट्रेस तो ड्रग्स, क्या कह रहा है, स्ट्रेस से ड्रग्स को भी रिलीज हो सकती है सर, स्ट्रेस टू ड्रग्स को भी रिलीज हो सकती है। कृष्णा क्या कहना चाह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। सर वो बोल रहा है स्ट्रेस तो ड्रग से भी हो सकती है रिलीज। ड्रग्स खाने से जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी तो अब देखिए ड्रग्स और उससे मेडिसिन बाद में बढ़ जाएगी, बाद में ड्रग्स और बढ़ हो मेडिसिन में जाएगी। ड्रग्स, हाँ जो ड्रग्स ले रहे हैं ना वो एडिक्शन हो जाएगा, फिर उनको नई भी प्रॉब्लम, उनको बात समझिएगा, जिन्होंने ड्रग ली थी उस समय तो मान लो स्ट्रेस कम हो गया और वो उनकी हैबिट पड़ जाएगी, और जब हैबिट पड़ जाएगी कुछ भी स्ट्रेस नहीं तब भी वो खाएंगे, और जब खाएंगे तो वो होश में होंगे ही नहीं, जब होश में नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आएंगी। सर इसका एडवांटेज ये है कि इसकी हैबिट नहीं पड़ती ना। जो हम ट्रैंक्विलाइजर ले रहे हैं वो डॉक्टर्स के मतलब है गाइडेंस में लेते हैं। डॉक्टर्स जो है ट्रैंक्विलाइजर जब देते हैं तो धीमे धीमे उसकी डोज खत्म करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद वो डोज की जरूरत पड़ती नहीं है। और जो लोग ड्रग्स खा रहे हैं उनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो बढ़ाते उनके ही बिना, जाते हैं। हाँ वो बढ़ाते जाते हैं, फिर उनके बिना रह नहीं पाते। तो इसीलिए कहा जाता है ट्रैंक्विलाइजर जो है, नींद की गोलियां हैं, वो डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। और आपने अगर उसकी गंदी आदत डाल ली है तो फिर क्या होगा कि आपको बिना दवा खाए नींद ही नहीं आ रही है, तो वो और अगर उसकी डोज आपकी बढ़ती जा रही है तो आपके लिए प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह जो हैं वो डॉक्टर की सलाह से लिए जाएं। क्लियर है जी। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग्स लेता है तो उसके बाद उस क्या बोलते हैं, क्या नाम था सर इनका, ट्रैंक्विलाइजर्स की हेल्प से ठीक कर सकते हैं फिर उसको, ड्रग का ओवरडोज ले रहा है वो तो उसी प्रॉब्लम को फिर ट्रैंक्विलाइजर से ठीक कर सकते हैं। ट्रैंक्विलाइजर तो बात समझिए, वो जो ड्रग का ओवरडोज ले रहा है उसके अंदर वो क्या होता है कि वो मान लीजिए हेरोइन या कोकेन ले रहा है, तो ये सब तो खुद ही ट्रैंक्विलाइजर्स हैं। ये जितनी भी नशे वाली, बहुत ज़्यादा नशे वाली दवाइयाँ हैं जिनको हम ड्रग्स कह रहे हैं वो ट्रैंक्विलाइजर्स ही हैं, बट उनकी वो ड्रग, देखिए आप समझिएगा, हमारे को जो दर्द दूर करने के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनको एनाल्जेसिक्स कहते हैं, और एनाल्जेसिक्स दो तरह के हैं, एक नार्कोटिक एक नॉन नार्कोटिक। तो ये जो नॉन नार्कोटिक वाले होते हैं तो वो दर्द दूर करते हैं पर हैबिट नहीं पड़ती, और जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं जो जो दर्द को दूर कर रहे हैं, इनमें ये आ जाती है आपकी कोकेन है, भांग है ना, ये सब हेरोइन है, तो ये सब सर वो एडिक्टेड भी होते हैं। हाँ ये एडिक्टिव होती हैं, ये मेंटल स्ट्रेस को रिलीज तो करते हैं उस समय, ये नर्वस सिस्टम को भी ब्लॉक करते हैं कि दर्द ज़्यादा ना लगे, बहुत इफेक्टिव होते हैं, बट क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं तो जब आपको नहीं भी प्रॉब्लम है फिर भी आप खा रहे हो तो फिर वो क्या होता है कि वो आपकी बॉडी की डिमांड बनने लगती है और फिर बॉडी के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। ठीक है, चलो अब ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर मैं बता रहा था कि एक नॉरएड्रेनालिन एक ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, वो हमारे मूड चेंजेस में हेल्प करता है, तो वो हमारी बॉडी में पैदा होता है। तो कुछ लोगों में जब नॉरएड्रेनालिन कम पैदा होता है तो उनको डिप्रेशन हो जाता है,
और डिप्रेशन को दूर करने के लिए जो दवा देते हैं उसका नाम है फेनल्जीन एंड इप्रोनियाजिड। तो ये भी क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है। क्लियर है? और ये कह रहे हैं कि ये जो हम ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहे हैं, फेनल्जीन या इप्रोनियाजिड, जिनको हम कह रहे हैं कि दे आर एंटी डिप्रेसेंट, ये इनहिबिट द एंजाइम्स व्हिच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन एक तरह से मान लो खुशी की हार्मोन है। अगर वो जल्दी हमारी बॉडी में डिग्रेड हो जाता है तो खुशी थोड़ी देर रहेगी। तो जो ड्रग्स दी जाती हैं एंटी डिप्रेसेंट, वो इनको ज़्यादा देर तक बॉडी में मेंटेन करते हैं। ठीक है? फिर ये कह रहे हैं सम ट्रैंक्विलाइजर्स लाइक क्लोरोडाइज़ोपेप्टाइड, मेप्रोबेमेट, इक्वानिल, वेरोनल, सेकोनल, एमिटल, निम्बिटल, ल्यूमिनल, these derivatives of barbituric acid are called barbiturates and they are hypnotic, that is sleep producing in nature। और बहुत से और भी ट्रैंक्विलाइजर्स हैं जैसे वेलियम, सेरोटोनिन। तो ये सब जितने भी हैं, इन सब का पर्पस यही है कि जब मेंटल स्ट्रेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हैं तो उनको दूर करने के लिए, इनको हाइपर टेंशन को दूर करने के लिए ये सब दवाइयाँ होती हैं। क्लियर है जी? तो ट्रैंक्विलाइजर सिर्फ नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए यूज होता है ना? हाँ, नर्वस सिस्टम के लिए है ये, इसीलिए इनको हम न्यूरोलॉजिकल ड्रग, न्यूरोलॉजिकल भी कह रहे हैं। श्रुति कुछ कह रही है? आवाज बहुत क्योर होता है? क्या चीज? इंसोम्निया की प्रॉब्लम। इंसोम्निया का तो वही है, नींद ना आना। नींद ना आने के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनमें अगर टेंशन की वजह से है तो ये डॉक्टर देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मैनेज करते हैं। अगर इंसोम्निया किसी और कारण से है तो मतलब है, कुछ लोगों का क्या होता है कि इंसोम्निया और भी बहुत से कारण से हो सकता है, तो फिर वो उसके लिए अलग तरीके देखे, उसके लिए अलग मेथड्स करने पड़ते हैं। टेंशन वगैरह के लिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो फिर ट्रैंक्विलाइजर से डॉक्टर्स हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं। These are neurologically active drugs which reduce or abolish pain without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordination, or paralysis. Some other disturbances or disorder of nervous system are called analgesics. Analgesics वो दवाइयाँ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पेन को दूर करती हैं, बट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, तो उनको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। ठीक है? और मैंने बताया एनाल्जेसिक्स दो तरह के हैं, एक होता है नारकोटिक एनाल्जेसिक और एक होता है एंटी नॉन नारकोटिक। नारकोटिक वाले जो हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होते हैं और नॉन नारकोटिक वाले होते हैं हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। तो जो नॉन नारकोटिक हैं उसमें हम दो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक तो डिस्प्रिन है या एस्प्रिन कह लो, और एक जो है पैरासीटामोल है। ये दोनों दवा जो हैं दर्द तो दूर करते हैं बट एडिक्शन कॉज नहीं करते। बट अगर कोई कोकेन ले रहा है या हेरोइन ले रहा है, ये सब जो है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। सर जो एस्पिरिन और पैरासीटामोल है तो एंटीपायरेटिक्स भी यूज होते हैं ना एज अ? हाँ, तो इनके बहुत सारे पर्पसेस हैं, एंटीपायरेटिक भी हैं और इसके अलावा जो ये हैं ये हार्ट अटैक को भी बचाती हैं, क्योंकि ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं ये। और जो एस्पिरिन है ये ब्लड को थिन भी कर देती है, तो ब्लड जब थिन हो जाता है सर तो बीपी हाई कर देते हैं ना सर, पल्स रेट हाई, एस्पिरिन। हाँ, क्योंकि एस्पिरिन की वजह से ब्लड पतला हो जाता है तो जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। ठीक है, तो हार्ट अटैक में प्रॉब्लम क्या होती है कि हार्ट की वर्किंग, हार्ट पे प्रेशर बहुत पड़ रहा होता है, जब ब्लड पतला हो जाएगा तो अटैक की चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कई पर्पजेस में हेल्प करती हैं, दर्द भी दूर करती हैं और ब्लड को थिन भी कर रही हैं, तो इसकी वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी बचती है। और फीवर कम कर रही हैं, टेम्परेचर कम कर रही हैं, इसलिए इनको एंटीपायरेटिक भी कहते हैं। तो कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा पर्पजेस में यूज हो जाती हैं। ओके सर। जैसे कॉम्बिफ्लेम है और क्रोसिन है तो ये भी नॉन नारकोटिक है ना? हाँ, दोनों ही नॉन नारकोटिक है। नारकोटिक वाली आपको मार्केट में डायरेक्ट मिलेगी ही नहीं, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा तो ही दवा वाला देगा। अगर नारकोटिक वाली दवा अगर वो डायरेक्ट आपको दे रहा है
तो वो बहुत बड़ा एक तरह से क्राइम है, अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो है एक तरह से नशे नशे को प्रमोट कर रहा है सोसाइटी में। बहुत से लोगों की गंदी आदत पड़ जाती है नशा करने की, खाने की, फालतू के ड्रग्स खाते रहते हैं, तो उससे नशा हो जाता है। तो वो चीजें अलाउड नहीं है, डायरेक्ट दवाइयाँ बिकनी वो जब ही दी जाती हैं जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो, और अगर डाउट है तो डॉक्टर से फोन करके पूछा जाता है कि आपने ये दवा इसको प्रिस्क्राइब की है कि नहीं। अलाउड नहीं है ऐसा देना। जितनी भी नारकोटिक ड्रग्स हैं दे कैनॉट बी सोल्ड डायरेक्टली ओवर द टेबल ऑफ द मेडिसिन शॉप। वो डायरेक्ट टेबल से वहां डायरेक्ट नहीं बेच सकता, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही बेचना पड़ता है, और उसको अपने पास उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, तो वो रख रख भी तो नहीं सकते। हाँ, नहीं ऐसे नहीं रख सकते, उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हमारे पास ये पेशेंट है और इसको हमें ये दवा देनी है, तो वो रखते हैं, फिर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऐसा ना हो कि उसका मिस यूज हो। ठीक है, नारकोटिक स्ट्रॉन्ग भी होती है फिर? बहुत स्ट्रांग होती हैं नारकोटिक्स, जरा सी क्वांटिटी में लिया जाता है तो वो दर्द तो ठीक ठीक कर रही है, पर थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा हो गया तो बंदा जो है कोमा में चला जाएगा, कभी कभी पैरालिसिस हो जाती है, और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी है तो डेथ ही है, पक्का डेथ है, बच नहीं सकता बंदा उसमें, क्योंकि नारकोटिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये बहुत कम क्वांटिटी में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और अपने अपने सुपरविजन में देते हैं। बट जिन लोगों को गंदी आदत पड़ जाती है, जो ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, उनको फिर पता ही नहीं चलता है कि सही क्या गलत क्या है, तो वो ज्यादा क्वांटिटी खा लेते हैं तो मर जाते हैं, बच नहीं पाते फिर वो। सर, और हाँ जी। मतलब कि जो दवाई बैन हो जाती है तो फिर वो वापस कैसे आती है? नहीं, जो बैन है वो बैन है, वो अलाउड नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दी है तो वो अलाउड नहीं नहीं है। सर, जैसे अभी अब थोड़े महीने पहले डिस्प्रिन बैन हो गई थी, हाँ, उसके बाद वो फिर से वापस सेलिंग के लिए आ गई। एक्चुअली गवर्नमेंट, देखिए ऐसा गवर्नमेंट होता है, होगी। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती है, बैन कर देती है 100%। अब देखिए अभी गवर्नमेंट ने कह रखा है कि स्कूटर पे एक ही जना चलाएगा, दूसरा बैठेगा नहीं, बैन है दूसरे का बैठना। पर आप देखोगे स्कूटी के ऊपर 3-3 बैठे हुए जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे। तो अब गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं, मान तो नहीं रहे। फिर वो कुछ दवाई में उसमें ऐसा चेंज करते हैं, फिर उसमें सॉल्ट में कुछ चेंज करते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, तो फिर नाम डिस्प्रिन नहीं रहेगा। फिर अगर आप उस दवाइयों को चेंज करके ला रहे हो तो नाम कुछ और देना पड़ेगा, सॉल्ट चेंज क्योंकि करके ला रहे हैं अगर। अगर सॉल्ट चेंज करके लाओगे तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा है ना, डिस्प्रिन अगर आप 2 बेच रहे हो, तो एक भी फिर वो डिस्प्रिन के वापस अंदर कैसे आए? वो सेल, देखिए अगर गवर्नमेंट ने किसी मेडिसिन को बैन कर रखा है तो फिर आप सेल नहीं कर सकते। सेल अगर करते हैं तो आप चोरी छिपे कर रहे हैं, और चोरी छिपे कर रहे हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बैंड हैं और फिर भी आप यूज़ कर रहे हो, तो वो तो आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। मैगी भी हुई थी। नहीं, मैगी तो बाद में वो कर दी ना, मैगी के अंदर प्रॉब्लम थी, जो जिस चीज़ की जो चीज़ एक्स्ट्रा थी वो क्वांटिटी हटा दी गई। वो तो दवाई नहीं है, ड्रग तो नहीं है वो। वही तो पूछ रही हूँ कि उन्होंने उसमें से भी कुछ हटाया, तो फिर उस डिस्प्रिन में से क्या हटाया था, मतलब कि क्या? ऐसा है, दवा में से हटाना और खाने की चीज में हटाना डिफरेंस। मैगी है। दवा में से हटाया जाएगा अगर कोई केमिकल, तो दवा का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अगर डिस्प्रिन बंद ये है और नेसेसरी होता है जी, कि नाम चेंज करना पड़ेगा? बिल्कुल। आप डिस्प्रिन पहले आप दे रहे थे और बाद में डिस्प्रिन दूसरी लिया है, नाम डिस्प्रिन ही रखा है आपने, तो क्या होगा कि वो उसका सॉल्ट अलग है, इसका सॉल्ट अलग है, तो क्या होगा, जो पहले वाला सॉल्ट है, कोई डिस्प्रिन आपको दे रहा, पहले वाले सॉल्ट से देगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो पहले वाले सॉल्ट वाली तो बैन हो चुकी है ना, वो तो फिर रखेगा ही नहीं दुकानदार। वही तो कह रहे हैं, रखेगा। जिसके पास रखी हुई है, जिसकी खराब बिकी नहीं है, आपने बैन कर दी, उसके पास पड़ी हुई है, तो क्या करेगा, वो आपको दे देगा। आपके ऊपर साइड इफेक्ट आएगा हल्का फुल्का, तो उसका क्या जा रहा है। अगर कोई चीज में चेंज आती है तो आपको नाम भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम सॉल्ट है तो नाम ठीक है, अगर आपने कुछ उसके अंदर चेंजेस लाए हैं तो उसके अंदर हल्का सा चेंज करना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ कुछ नाम लिखना पड़ता है उसके अंदर। और भी आप डिस्प्रिन कुछ और नाम उसके अंदर डिस्प्रिन रख के भी आगे कुछ और नाम और बढ़ा सकते हैं, तो उससे फिर वो पता चल जाएगा कि ये नई वाली है पुरानी वाली है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सर हाँ जी। सर, जैसे जो ड्रग से साइड इफेक्ट्स होते हैं, बॉडी उनके हैबिट नहीं हो सकती बॉडी को।
अरे मतलब एक टाइम के बाद। बॉडी को अगर आप पॉइजन पिलाओगे बॉडी को हैबिट पड़ जाएगी जिंदा नहीं रहने सर, की। मतलब जो थोड़ी कम इंटेंसिटी वाली होती है, मतलब कम इंटेंसिटी ज्यादा वाली में तो जो नुकसान साइड इफेक्ट होना है तो वो तो होगा ही। अगर आप कोई चीज नशे की खा रहे हो, आपको नींद आ रही है, तो फिर क्या कम कम कर, आप खाते जाओगे तो क्या नींद कम हो जाएगी? नींद तो आएगी आपको। भाई जो नशा कर रहा है उसको नींद आ रही है, उसको पेन नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर लोगे कि आप कहोगे दवा भी खाते रहो नशा और आपको नींद भी आती जाए? जो बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट है वो तो होगा ही। क्वांटिटी उसकी हो सकता है कम हो ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है, पर जो असर होना है साइड इफेक्ट वो तो होगा ही। अब आगे बढ़ते हैं। सर कटिया अमाउंट पे भी लगाते हैं नारकोटिक्स को। जी कटिया अमाउंट पे भी नारकोटिक्स का यूज करते हैं पेन किलर की तरह। नहीं नहीं, भाई तो वो खाने वाली चीज अलग है, जो खाई जा रही है वो अलग है, जो लगाई जा रही है वो अलग है। जो लगाने वाली चीज है वो खानी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये खाने वाली बात, चीजों की बात कर रहे हैं। अब हमने आपको बता दिया एस्पिरिन जो है वो इफेक्टिव इन रिलीविंग स्केलेटन पेन, आर्थराइटिस वगैरह में। इट आल्सो रिड्यूसेस फीवर एंड प्रिवेंट्स कोagulation ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है? तो इट इज एंटी ब्लड क्लॉटिंग इन नेचर एंड इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स ऑल्सो। तो नारकोटिक्स में अब ये कह रहा है कि ये एडिक्टिव एनाल्जेसिक्स हैं which are given in small doses to relieve pain and produce sleep. However, in larger doses, they produce stupor, coma, convulsions, and may ultimately cause death. Morphine and codeine are very effective analgesics. Heroin is the most widely used analgesic. They are mainly used in relief of post-operative pain, pains of terminal cancer, cardiac pain, and in childbirth. However, these are known to be habit forming, ठीक है? जितनी भी नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये हैबिट फॉर्मिंग है और डॉक्टर्स ही देते हैं जब मजबूरी होती है। इसके अलावा अपने आप नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये हैबिट फॉर्मिंग भी हैं, और अगर क्वांटिटी इनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें डेथ भी हो सकती है। सर मेनली ये पेन रिलीफ, हाँ, पेन को कम करने के लिए ये एनाल्जेसिक्स ही है ये, ठीक है जी? तो इंस्टेंट पेन रिलीफ होता है इनसे? इंस्टेंट तो नहीं है, एकदम इंस्टेंट तो नहीं है। हाँ ये है कि इनके अंदर के जो पेन होता है वो जल्दी रिलीव हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने किसी के सिर दर्द है, ठीक है, तो वो कोई दवा लेता है तो 2-4 मिनट तो दवा को आपके ब्लड में जाने में लगेंगे, और जब ब्लड में चला जाएगी दवा तभी आपको रिलीफ मिलेगा। जब तक नहीं गया तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मुंह में रखने से ही रिलीफ मिल जाएगा, और उसको ब्लड में जाने में टाइम लगता है। तो इसीलिए अगर किसी को इंस्टेंट रिलीज देना होता है तो इंजेक्शन लगाया जाता है, पेन का इंजेक्शन लगा देते हैं डॉक्टर। वो डायरेक्ट ब्लड में इफेक्ट करता है, इसलिए इंस्टेंट एक्शन होता है। हाँ, डायरेक्ट ब्लड में डाल दिया तो वो डायरेक्ट ब्लड जो है आपके सेल्स पे जाएगा, वो केमिकल लेके जाएगा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी तो वो दूर हो जाएगा, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होने के लिए केमिकल को हमारे सेल्स के पास पहुंचना है, और सेल्स को पहुंचने के लिए ब्लड चाहिए। तो हमने जो कुछ खाया जब ब्लड में जाएगा तब वो सेल्स पे जाएगा, तब वो प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है? तो अगर तुरंत हमें किसी चीज़ का असर करवाना है तो इंजेक्शन दे दिया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, जल्दी हो जाएगा। कोई दवा हम खाते हैं तो उसको पानी के साथ पिया तो उसको इंटेस्टाइन में जाके वहां पे एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाने में टाइम लगता है। क्रिश क्या कह रहा है भाई? क्रिश क्या कह रहा है? ओवरडोज से डेथ कैसे हो जाती है ये पूछ रहे हैं। ओवरडोज से डेथ ऐसे हो जाती है कि मान लीजिए किसी को स्लीपिंग पिल चाहिए थी 1 और उसने खा ली है 20, ठीक है? तो क्या होगा? हमेशा के लिए सो जाएगा। तो वो सो ही जाएगा हमेशा के लिए। ओपियम पॉपी क्या है? ओपियम जो होता है उससे, ओपियम का डेरिवेटिव। हाँ, ओपियम जो है पौधा होता है, तो वो उस पौधे में से निकलता है ये, उसी से हम ये जो है चरस बनाते हैं। तो हाँ, ओपियम का प्लांट होता है, उससे भाई खेती बाड़ी की जाती है, वहीं से निकलता है। ना कैसे उगाना, मतलब लाइसेंस चाहिए ना उसे उगाने के लिए ओपियम? हाँ, इसको उगाने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, इसको बेचने के लिए भी लाइसेंस
सारी इसकी डिटेल रखनी पड़ती है, अलाउड नहीं होता ऐसा। अफीम की खेती ऐसे नहीं कर सकते, अफीम क्योंकि वो जो उसमें चली जाती है अफीम जो नशे के लिए, तो वो हार्मफुल है ना, तो इसलिए बहुत सारे एडिक्टिव होती है ना हाँ ये चीजें। एडिक्टिव होती है। बहुत सारे जैसे आता है ना कि भाई पंजाब के अंदर बहुत सारा लोगों को एडिक्शन करते जा रहे हैं ये नशा बेचने वाले। उड़ता पंजाब। हाँ, तो वो सब जो प्रॉब्लम होती है वो इसी की वजह से हो रही है कि ये जो नशा बेचते हैं वो ये बच्चों को, यंग बच्चों को वो ट्रैप कर लेते हैं, उनको पहले थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं फ्री में, और फिर इतना महंगा होता है ये, हजारों रुपए में थोड़ी सी मिलती है, तो फिर वो आदत पड़ जाती है, वो चोरी करने लगते हैं, अनसोशल एक्टिविटी में आ जाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद होती है, उनको बिना नशे के थोड़ी देर भी रहा नहीं जाता उनसे। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब चीजों की अगर खेती भी की जाती है तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर क्लियर है इनको हटाने है मतलब जी? इनकी जगह नॉर्मल वाले यूज कर ले जिनकी आदत नहीं पड़ती। एक्चुअल में क्या होता है कि जो बहुत सीवियर पेन होता है ना, तो जैसे अब टर्मिनल कैंसर वाले केस में है, तो उसमें तो मालूम ही है कि भाई बहुत पेन है, इसको रिलीव करना है, पेन को कम क्वांटिटी से ही रिलीज हो जाएगा और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, तब देना पड़ता है। बहुत मजबूरी में देखते हैं डॉक्टर्स भी, ऐसा नहीं है। जनरल तो आप नॉर्मल वाली मेडिसिन से ही काम करते हैं, बट बाई चांस किसी को अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है और उसको तुरंत आराम देना होता है जल्दी, तो उस केस में इनको यूज़ करना पड़ता है कंट्रोल्ड वे में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंटी माइक्रोबियल्स में। सर ओपियम से आपने क्या बताया क्या बनता है? ओपियम जो होता है एक पौधा होता है, उसके अंदर से ये चरस निकलता है। ठीक है, अब ये एंटी माइक्रोबियल्स क्या है? ड्रग्स विच आर यूज टू क्योर डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। Microorganisms such as bacteria, virus, fungi, etc. are called microbial. तो पहली जो दवा जो निकाली थी एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने, पॉल एरलिक ने, साल्वारसन निकाली थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रोंटोसिल which resembles in structure to salvarsan। देख रहे हैं कि जो दवाइयां निकलते हैं, डॉक्टर लोग निकालते हैं, तो उसको उसका एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, और फिर बाद में उसके ऊपर रिसर्च चलती रहती है। एक ने निकाल दिया तो हजारों साइंटिस्ट उसके ऊपर और करने लगते हैं कि मैं भी एक दवा निकाल देता हूँ इससे मिलती जुलती, और इससे कुछ और बेटर हो जाए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और बेटर हो जाए, और वो अपने नाम से फिर अलग नाम से दे देते हैं। तो इस तरह से नई नई दवाइयां आती रहती हैं और बेटर आती जाती हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल डिजीजेज हैं, ऑल एंटी माइक्रोबियल कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीजेज इन फॉलोइंग 3 ways बाय यूजिंग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। बैक्टीरियोसाइडल माने रोकते हैं, जो किल करते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकता है, एंड बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब है इन्फेक्शन से बॉडी को इम्यून करते हैं। तो इन 3 तरह से हम माइक्रोबियल डिजीजेस से बच सकते हैं। ठीक है जी सर हाँ जी सर आपने बताया था जर्म्स को एड्सॉर्प्शन से भी मारा जाता है, हाँ, तो इनमें भी यही होता है? वो डिपेंड करता है, हर दवा का पर्पज अलग तरह से वो काम करती है। तो उसको एड्सॉर्ब कर भी कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली भी स्टॉप कर सकते हैं, किल भी कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हम एंटी माइक्रोबियल्स दे रहे हैं वो 3 तरह से डिजीज को रोक रहे हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं, या तो उसको किल ही कर देते हैं, जैसे बैक्टीरियोसाइडल है, ड्रग विच किल्स द ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, पेंसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और फ्लक्सिन वगैरह। नंबर 2, बाय यूजिंग ए बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग, ए ड्रग विच इनहिबिट्स और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल है। एंड नंबर 3, बाय इंक्रीजिंग इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू द इन्फेक्शंस, और बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी को। तो ऐसी भी हम दवाइयाँ ले सकते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आर एंटीबायोटिक्स एंड सल्फर ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक्स हम अक्सर लेते ही हैं,
तो वो क्या करते हैं कि इनकी ग्रोथ को रोकते हैं। उनमें इनके एंटीबायोटिक्स को इन्होंने फर्दर भी और क्लासिफाई किया है। एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है उसका क्या काम है, वो बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करता है। बैक्टीरिया को दो में बांटा है, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ऊपर कोई काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और केवल एक ही पे काम कर रहा है, या तो पॉजिटिव पे या नेगेटिव पे, तो उसको कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और कोई एंटीबायोटिक केवल एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा है तो उसको हम कहते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को बांटा जाता है। जब हम उनकी टेस्टिंग करते हैं तो एक का टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, एक का टेस्ट का पता नहीं चलता है, स्टेनिंग करके करते हैं। तो ये बायोलॉजी वालों को बायोलॉजी वालों को यस सर, बायोलॉजी में। हाँ, बायो में मालूम होगा। तो वो इनको बैक्टीरिया को ये मान के चलिए आपकी दो में बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर कोई मेडिसिन ऐसी दे रहे हैं जो दोनों के ऊपर काम करी, दोनों को ही किल कर दे रही है या रोक दे रही है, तो वो ज्यादा बीमारियों को दूर करने के लिए, तो उसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और जो केवल या तो ग्राम नेगेटिव पे ही काम करती है या ग्राम पॉजिटिव पे ही, तो थोड़ा कम बीमारियों पे काम कर रही है, उसको नैरो स्पेक्ट्रम। और कोई एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही काम कर रही है तो उसको हम कह देते हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि भाई व्हाट आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो फिर तो वो ये आपको लिखना पड़ेगा कि जो एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम कर रही हैं और बहुत सारी डिजीजेस को दूर करने में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल में आपको दिए ही हमने, टेट्रासाइक्लिन है, वैनकोमाइसिन है, ओफ्लॉक्सिन है, क्लोरामफेनिकोल है। और दवा किसके किसके अगेंस्ट ये काम कर रही है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है, एक्यूट फीवर है, सर्टेन यूरिनरी इन्फेक्शंस है, मेनिंजाइटिस है, निमोनिया है। इन सब में जो काम कर रही है इनको हम कह रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता है या पूछना चाह रहा है एंटीबायोटिक? सर कुछ पूछना है। बोलो जी। सर जो पेनिसिलिन होती है, हेलो। हाँ जी बोलो सर। हाँ सर जो पेनिसिलिन होती है, हाँ, वो तो सर ऑपरेशन से पहले मतलब इसलिए दी जाती थी ना कि वो तो ताकि जो मतलब पेशेंट है उसे पेन महसूस ना हो। पर सर पेनिसिलिन तो फिर यहाँ पर एक एंटीबैक्टीरियल का काम कर रही है। पेन ना हो वो एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया होता है? हाँ, वो एनेस्थीसिया होता है। एनेस्थीसिया अलग चीज है। जब ऑपरेशन के पहले किसी को बेहोश करना पड़ता है, अगर 10 मिनट का ऑपरेशन है तो उसको 1 घंटे के लिए बेहोश कर देते हैं ताकि ऑपरेशन के बाद भी उसको दर्द ना लगे तो काफी देर तक। नहीं तो हिलाएगा डुलाएगा तो पता चला टांके टूट गए। तो इसलिए सर पेनिसिलिन भी तो एनेस्थीसिया ही है। नहीं, पेनिसिलिन एनेस्थीसिया नहीं है। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक की तरह यूज किया जाता है। ओके जी, एंटीबायोटिक की तरह यूज करते हैं हम लोग। अब सर हाँ जी बताइए। सर BHA और BHT इसी में आते, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में? नहीं, BHA और BHT तो आपके प्रिजर्वेटिव्स हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है उनका प्रिजर्वेटिव का काम होता है। वो तो प्रिवेंट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाने की चीजों में बढ़ने से, वो अलग पर्पज है उसका। सर ये क्या होता है? वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो खाने की चीजें, मान ली बोतल बंद करके आपने, मान लीजिए आपने टोमेटो सॉस है, बोतल बंद है। अब वो बोतल बंद में जो ऊपर की हवा है बोतल के अंदर, उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होगा कि वो सॉस खराब हो जाएगा। रखे रखे तो मान लो 1 महीने रखा रहेगा तो वो खराब होने लगेगा। तो उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। तो BHA और BHT वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो वो उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस तरह से किल करने के लिए, यहाँ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर मारने के लिए हम
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स या नैरो स्पेक्ट्रम या लिमिटेड स्पेक्ट्रम लेते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो हैं वो या तो एक पे काम करेंगे, या तो ग्राम एफ पॉजिटिव पे काम करते हैं या ग्राम नेगेटिव पे, दोनों पे नहीं करते। बट जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है दोनों के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या उनके ऊपर दोनों पे काम करते हैं। और जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो खाली एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही जिसकी वजह से डिजीज हो रही है उसको ही काम, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इन सबके आपको काम भी मालूम होने चाहिए और यूजेस भी मालूम होने चाहिए, किस तरह से ये काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी मालूम होने चाहिए। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। यस सर। अभी भी किसी को यस सर। है जी? हाँ जी। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट में सर सर लिमिटेड स्पेक्ट्रम वाला बता दो। लिमिटेड वाले में वो खाली एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहा है। मान लीजिए किसी को पेट में डिसेंट्री हो गई है, अब डिसेंट्री जो है वो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ही ठीक होगी, ठीक है। और जो मान लीजिए कोई ऐसी है प्रॉब्लम जो एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके केस में क्या होता है कि हम लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से ही काम चला लेते हैं। जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है तो उसके अंदर हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। कोई बीमारी बहुत छोटी है, हल्की है और एंटीबायोटिक की जरूरत है, और जो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो पर्टिकुलर एक ही प्रॉब्लम की, एक ही डिजीज को ठीक करने के लिए होती है। जैसे हमने बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे मेनिंजाइटिस को भी ठीक कर रहा है, निमोनिया को भी कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस को भी ठीक कर रहा है, और यूरिनरी इन्फेक्शंस को भी ठीक कर रहा है, डिसेंट्री को भी ठीक कर रहा है, तो ये सब टाइफाइड वगैरह सबको ठीक कर रहा है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बहुत सारी बीमारियों को दूर कर रहा है, बहुत सारी बैक्टीरिया को मार रहा है। बट जो हम कह रहे हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम, वो एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया को ही मान रहा है, तो उस डिजीज के लिए वो दी जाती है, वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। ठीक है जी। ओके सर। अब हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये था कि मेनिंजाइटिस में क्या होता है, व्हाट इज मेनिंजाइटिस? सर आवाज नहीं ब्रॉड आ रही है। स्पेक्ट्रम फीवर होता है, ब्रेन फीवर होता है। क्या सर मेनिंजाइटिस? यस, मेनिंजाइटिस में ब्रेन फीवर होता है, तो ये ब्रेन फीवर के लिए ब्रॉड सर स्पेक्ट्रम इन्फ्लेमेशन होती एंटीबायोटिक है दी पेट जाती की है। और जैसे स्पाइनल कॉर्ड वाली। हाँ हाँ, ये जो है मेनिंजाइटिस जो है, जो अक्सर जो है ईस्टर्न यूपी में गोरखपुर के आसपास है, बलिया है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा बच्चे, आपने 2-4 महीने पहले आई थी न्यूज़ में भी कि वहाँ पे बहुत बच्चे मरते हैं इसकी वजह से, और वो जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं, एक दिन में 200, 300, 100 ऐसे बच्चे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। तो ये ब्रेन फीवर है, तो इसको ठीक करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज किए जाते हैं। ठीक है सर मेनिंजाइटिस कैसे होता है? सर वहाँ पर एक बार में बोले, गर्ल्स में से सर वहाँ गर्ल्स में से जो बोल रही है वो पहले पूछ ले क्या कह रही है। सर मेनिंजाइटिस कैसे होता है? सर ये मेनिंजाइटिस एक बैक्टीरिया है, हमारे ब्रेन के ऊपर जो चीज़ होती है उसको मेनिंजिस कहते हैं। उस मेनिंजिस में वो जब बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो ब्रेन में फीवर हो जाता है, तो उसको जब तक हम मारेंगे नहीं या उसकी ग्रोथ को रोक नहीं देंगे तब तक मेनिंजाइटिस से निजात नहीं मिलती है। हाँ जी, बॉयज में कौन पूछ रहा था, बोले। सर जब आप बता रहे थे अभी जगह का नाम जहाँ पर ये चिल्ड्रंस की डेथ होती है, हाँ सर उसी जगह पर क्यों होता है सर ना? गोरखपुर वगैरह साइड में है ये, ईस्टर्न यूपी सर एंड वो जो वो आई थी ना चमकी बुखार जो कह रहे थे। हाँ, चमकी बुखार, यस वही है ये। वहाँ चमकी बुखार के नाम से जाना जाता है, और एक सर्टेन मौसम में आता है वहाँ पे, और बहुत से बच्चे मर जाते हैं उसमें। उस एरिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है जी। सर बहुत दर्द होता है हैं? क्या कह रहे हो? सर ब्रेन में इंफ्लेमेशन की वजह से सर में दर्द होता है क्या? क्या होता है? फीवर भी रहता है, दर्द भी होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको मतलब चमकी बुखार वाले में उनका फीवर खत्म ही नहीं होता है और ब्रेन में प्रॉब्लम रहती है।
तो वो सब चीज़ें, बहुत सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, उसको देख के डॉक्टर्स चेक करते हैं, फिर उसको टेस्ट करके तब फाइनलाइज करते हैं कि हाँ यही है। ओके जी। इसको ठीक नहीं किया? ठीक करा जा सकता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया से बचने का तरीका बताया जाता है, पर वहाँ पे बहुत गरीबी है, वहाँ पे बहुत नासमझी है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो वो बहुत सी चीज़ों से बचने का तरीका बताया जाता है, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, वो बेचारे फंस जाते हैं उसमें, उनको और उनका इलाज भी नहीं हो पाता है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी उस हिसाब से कम होते हैं। चीज़ों को एक्चुअली जब प्रॉब्लम एक साथ बहुत सारी आ रही है, पता चला 500 बच्चा एक साथ एक हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल्स में पहुंच रहा है, तो डॉक्टर देख नहीं पाते हैं, तो ठीक से केयर नहीं हो पाती है। केयर नहीं हो पाती तो वो बेचारे वैसे ही मर जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब एक ही हॉस्पिटल में बहुत सारे सेम मरीज, सेम चीज़ के मरीज पहुंचते हैं, तो उसमें औरों को भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो कंट्रोल तो किया जा सकता है, कंट्रोल का तरीका यही है कि जिसकी वजह से वो कॉज हो रहा है उसको, उससे बचा जाए। पर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो बेचारे बच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। सफाई की बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, वो नहीं कर पाते हैं। खाने पीने का ध्यान रखना होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। शुरू में जब प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स को दिखा नहीं पाते हैं। तो कई कारण हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम है। और जब एक फैमिली में हो जाता है तो वो औरों को भी होने लगता है, फैमिली के अंदर औरों को नहीं बचा पाते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे कोरोना वायरस का केस है, अब अगर फैमिली में किसी को एक को हो जाए तो पता ही नहीं चल रहा है, तो वो फैल जाता है। तो तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आप जो है एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पर अब जैसे जब से जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज किया है, तो सब एक दूसरे पे ऐसे चढ़े जा रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस खत्म ही हो गया है। और उसी वजह से क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं 6-6 हजार डेली, 6-6 हजार पेशेंट्स डेली आ रहे हैं। अब ये जो हाल चलेगा तो आप समझो कि बहुत जल्दी कितने हैं, अभी लाख हैं, बहुत जल्दी बहुत पेशेंट्स बढ़ जाएंगे। तो किसकी वजह से गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी ये हो रही है कि लोग कहना मान ही नहीं रहे हैं, लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना वायरस में एक दूसरे से दूर रह के ही बचा जा सकता है, इसका कोई इलाज अभी है नहीं। और डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल्स में एक साथ बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, तो डॉक्टर्स कहाँ देख पाएंगे, सबको कहाँ क्वारंटाइन कर पाएंगे? इतनी सफाई नहीं हो पाती, इतनी देखभाल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, मास्क पहनो, हाथ धो, बाहर मत जाओ बिल्कुल भी अगर जरूरत नहीं है। पर लोग मानते नहीं है, लोग कहते हैं अरे वो जा रहा है हम भी जा रहे हैं, हमें तो है ही नहीं। बट पता नहीं चलता है इसका, जिसको है उसको पता नहीं, सिम्टम्स आते नहीं है। और जब आ जाते हैं सिम्टम्स तो फिर उस समय फिर क्वारंटाइन करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। लोग क्वारंटाइन होना भी नहीं चाहते, नहीं होते तो उसकी वजह से क्या होता है, फैमिली में जिनके भी टच में आएंगे सबको हो जाएगा। और सबको होने की वजह से इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो एक एक आदमी 300-300 लोगों को मतलब इन्फेक्ट कर सकता है। पर जो कॉमन बातें बताई जा रही हैं कि भैया आप एक दूसरे से अभी भी दूर रहो, इसका कोई इलाज नहीं है अभी भी, आप एक दूसरे से बिल्कुल मत मिलो, पर मानते नहीं लोग। जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और जब हो जाता है तो पूरी पूरी फैमिली को हो जाता है, पूरी फैमिली को क्वारंटाइन करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं, पर लोग मानते नहीं कहना। लोगों को मालूम ही नहीं, वो लोग सोचते हैं ये तो जब फालतू में हुआ उड़ाएंगे। तो ये सब बातें हैं, इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम से, कोई भी बीमारी से बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी, यहीं तक रखा जाए, किसी को और कोई सर बात? ये कॉन्टैक्ट हाँ जी। सर ये कॉन्टैक्ट में आने से ये वाला ब्रेन फीवर हाँ, कॉन्टैक्ट में आने से भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल होगा, ये कंटेजियस होता है। बहुत सी बीमारियां होती हैं। कम्युनिकेबल। हाँ, बहुत सी बीमारियां कम्युनिकेबल। कंटेजियस होती हैं, तो डॉक्टर बता देते हैं कि कंटेजियस है, इनसे दूर रहो, इनसे बचे रहो। अब जो छोटे बच्चे को हो जाता है उसकी माँ को तो उसी के पास रहना पड़ता है, तो उसको बताया जाता है कि आपको अपना क्या क्या ध्यान रखना है। अब छोटे बच्चे की इम्यूनिटी कम है, बड़े की इम्यूनिटी ज़्यादा है, तो उसको कम चांसेस हैं, उसकी माँ को चांसेस कम है। तो बहुत से इंस्ट्रक्शंस उसको भी दिए जाते हैं कि इसका छूटा मत खाओ, अपना झूठा मत खिलाओ। लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, तो उनको भी होने लगता है। तो बचा जा सकता है, बचने के तरीके डॉक्टर ही बताते हैं हर बीमारी से, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, इंस्ट्रक्शंस नहीं मानोगे, तो वो प्रॉब्लम तो आपके अंदर है, वो बच नहीं सकते। हाँ जी, और बताओ क्या पूछ रहे थे, और किसी को डाउट है तो पूछो। सर मेनिंजाइटिस का कॉज क्या होता है? मेनिंजाइटिस का कॉज है कि एक पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया जो है आपके ब्रेन के
जो ब्रेन का जो ऊपर झिल्ली है उसको मेनिंजिस कहते हैं, उसमें पहुंच गया है और वो बैक्टीरिया वहां पे प्रॉब्लम करता है, तो उसकी वजह से हमारे को बुखार रहता है, तो उसको हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं। बट उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो उन सिम्टम्स के बेसिस पे डॉक्टर्स उसको टेस्ट करके फाइनलाइज करते हैं कि हाँ इसको मेनिंजाइटिस है या कुछ और है। तो उसके लिए दवाइयाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसमें है। अब शुरू में जब बहुत सी बीमारियां ऐसी आई कि शुरू में लोग मरते गए, पता ही नहीं चला क्या है, बाद में पता चला कि ये मेनिंजाइटिस है, फिर उसकी दवा निकाली गई। अब जैसे कोरोना का केस है, शुरू में पता ही नहीं चला क्या है, तो फिर अब पता चला है तो अब उसकी दवाई निकलेगी, जब दवाई निकलेगी तब उसका कोई हमको इलाज हो पाएगा, नहीं तो अभी बच के रहना ही बस इलाज है। अब क्या है कि अभी इसको दवा आने में ही टाइम लग जाएगा, 6 महीने तो मिनिमम मान लो मार्केट में आने में। अब 6 महीने तक लोगों को दूर दूर रखना, बचाना कहाँ, कितना मुश्किल काम है, लोग मान ही नहीं रहे। और अभी से इतने इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप बताइए 5-6 महीने के अंदर कितने केसेस हो जाएंगे। तो इसलिए इम्यूनिटी बॉडी में अगर बढ़ती जाएगी तो बच जाएंगे, और इसके अलावा अगर आप जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कर लेंगे तो भी बच जाएंगे। क्रिश कह रहा है सर रिसेप्टर और एंजाइम दोनों प्रोटीन हैं, तो सर बेटर कौन सा है? भाई ऐसा है, दोनों ही काम आते हैं, बेटर नहीं है, हमें दोनों ही चाहिए, हमें पानी भी पीना है और हमें दूध भी पीना है। अब बेटर कौन सा है? जब आपको प्यास लग रही तो पानी चाहिए, तो प्रोटीन दोनों ही है पर दोनों के काम अलग अलग है। फास्ट एक्शन के लिए रिसेप्टर और थोड़ा नॉर्मल एक्शन के लिए एंजाइम। फास्ट एक्शन के लिए रिसेप्टर, एंजाइम दोनों, ना ना ना, रिसेप्टर का काम दूसरा है, वो मैसेज भेज रहा है सेल्स के अंदर, और एंजाइम का काम है कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करना, तो दोनों का काम ही अलग है। वो बात ठीक है कि एंजाइम्स और वो दोनों प्रोटीन से बने हैं, और प्रोटीन से तो बहुत सारी चीजें बन रही हैं पर पर्पज अलग अलग है। ठीक है जी, यहीं तक रखा जाए, और कुछ पूछना है कुछ? सर हाँ जी। सर नारकोटिक ड्रग्स को एक्सेस में लेने से हमारी बॉडी में क्या क्या ज्यादा पैदा होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है? नारकोटिक ड्रग्स जो है वो पॉइजन है, और स्ट्रॉन्ग पॉइजन हमारी बॉडी में डेथ कर देता है। सर लिवर प्योरीफाई नहीं कर पाता है ना? लीवर है, किडनी है, ये सब फेल हो जाते हैं जब हम, सर लिवर भी इन पॉइजन्स को वो नहीं कर सकता, मतलब डिटॉक्सिफाई? एक एक लेवल तक कर सकता है, उसके उससे ज्यादा हो जाए तो वो नहीं कर पाएगा, तो उसके केस में डेथ हो जाती है। हाँ जी, ठीक है जी, तो यहीं तक रखा जाए। संडे, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना, संडे को फिर हम लोग की एक्स्ट्रा क्लास उसकी रहेगी, ऑर्गेनिक की। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा 4 से है? 6 रहेगी। ठीक है, नंबर फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, और सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और उसके बाद सेकंड चैप्टर पे हमें चल जाना है। सर कौन सा है वो चैप्टर? बुक खोलो, एनसीईआरटी खोलो, सेकंड चैप्टर कौन सा है? उसके अंदर अल्कोहल फिनॉल है, हमारे यहाँ नहीं कराया जा रहा है ऑर्गेनिक? सर नहीं, वो उल्टा सीधा कराई जा रहे हैं, कभी पॉलीमर्स, कभी सरफेस, कभी कुछ। तो ऑर्गेनिक जिनके यहाँ कराई जा रही है सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल, पता ही नहीं चल रहा जिंदगी में चल क्या रहा है। तो वो चीजें करनी सर है। पता ही नहीं लगता क्या पढ़ा देते हैं। आपको ये मालूम है कि एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक सेकंड बुक यही दोनों आनी फाइनल एग्जाम में, तो टीचर तो कहीं से भी कुछ भी करा देगा, आपको अपनी तैयारी करनी है। एनसीईआरटी की बुक उठाइए, जो चीज़ वो करवा रहे हैं उस चीज़ को आप एनसीईआरटी से पढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछ लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए, ये तो आपको करना पड़ेगा। अब वो आगे पीछे कराने का पर्पज़ यही है कि कोई चैप्टर सिंपल है वो पहले कम नंबर वाले करा देते हैं, तो उसमें आप कोई फ़ायदा नहीं है कि सर ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते आप उनसे, कुछ भी नहीं कह सकते, तो बेकार परेशान होना है। आप अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को तैयार करते जाइए, चैप्टर्स को पढ़ पढ़ के, और बेटर होगा कि आप अपने नोट्स भी बनाते जाएं ताकि बाद में जब एग्जाम दे तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी? सर पहले एक ही बुक पकड़ लेना, मतलब दोनों बुकें करेंगे ना तो कंफ्यूजन हो रही है सर बड़ी। नहीं नहीं, आपको स्कूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। स्कूल में अगर आपके 3 फर्स्ट बुक से भी करा रहे हैं सेकंड बुक से भी, तो आपको स्कूल का तो बेस लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के अंदर तो आपका तो पेपर, सर स्कूल में वैसे हमारे 3 चैप्टर करा दिए हाँ, दूसरी बुक के, और आपने भी इधर 3 चैप्टर करा दिए, तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कौन सा चूज करें। आप स्कूल के तीनों चैप्टर पहले कर लीजिए और हमारी क्लास अटेंड करते रहिए। हमारी क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कम से कम टॉपिक मालूम है कि क्या है। अब जब स्कूल वाले को आप पहले तैयार कर लीजिए, जब हमारे टॉपिक को आप जब करना होगा तो बाद में तैयार कर पाए तो बाद में कर लीजिएगा, अगर नहीं
नहीं आपके पास टाइम है तो, अगर टाइम है तो आपको स्कूल वाला तो पहले तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल खुलते ही जुलाई में हो सकता है कि स्कूल को खोल दिया जाए, और नहीं भी खोलेंगे तो भी ऑनलाइन वो टेस्ट ले लेंगे, तो फिर आपके पास बहाना नहीं होगा कि हम क्या करें। स्कूल का तो आपको सर करना ही पड़ेगा। सर हाँ आपको स्कूल बोला फर्स्ट जी, जून से एग्जाम्स होंगे शायद से। हाँ तो वो ऑनलाइन एग्जाम अभी भी रख सकते हैं। यस सर। ऑनलाइन एग्जाम तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर ऑनलाइन एग्जाम में तो बाकी चीटिंग करेंगे। चीटिंग नहीं हो पाएगी, आपको टाइम लिमिट होता है, उसके अंदर नहीं कर है एग्जाम चल रहे हैं? कोई है भाई? मेरे नेट की दिक्कत ये हुई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चले गए सर। अच्छा चलो बाय टू ऑल। सर आप म्यूट हो। म्यूट से ऑन हो गए, ठीक है, बीच में कभी कभी गड़बड़ा जाता है, सर एकदम stop हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड बुक का है। पहली बुक पहली बुक का ही है, आखिरी चैप्टर है, और हमने इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर वीडियो बनाई है हमने बहुत अच्छी तरह से, उसको कैसे नॉमेनक्लेचर है, उसके क्वेश्चंस भी काफी किए हुए हैं, सर मेरे वीडियो को देख 6-7 लेना। चैप्टर हो गए। है जी, 6-7 चैप्टर हो गए। हाँ तो वो डी आपको ब्लॉक सी ब्लॉक। हाँ तो जो भी टीचर ने करा क्या दिया उसके करवा रहे हैं? एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करते जाइए, कैसे भी सर आप एनसीईआरटी मेटलर्जी भी फर्स्ट बुक का ही है। मेटलर्जी और ये सब, पॉलीमर्स। मेट्रोलॉजी फर्स्ट बुक है, पॉलीमर सेकंड बुक है, तो सर ये सब ऐसे तो आप हम सारा एनसीईआरटी सिलेबस हमारा अगस्त तक ही खत्म हो जाएगा, हम हाँ पढ़ेंगे कब? स्कूल वाले जैसे करा रहे हैं वो वैसे ही करना पड़ेगा सर अभी आपको। 7th चैप्टर चल रहा है, सोचो फिर हाँ तो तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगस्त तक कहाँ 16 चैप्टर खत्म कर देंगे, 15 सर चैप्टर सब मान खत्म कर देंगे ये लोग अगर सर ऑनलाइन क्लास होती तो। अगर एक अगर एक खत्म क्लास अगर अगर खत्म भी कर देंगे तो तुम्हारा नुकसान क्या है, तुमको तो पेपर मार्च में देना है, क्या तुम्हारा नुकसान है। नुकसान नहीं है, लेकिन वही है ना, एक साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, प्रॉपर टेस्ट भी तो होते हैं, तो वो सब है ना, आदत पड़ी हुई है उस चीज की। हाँ तो टेस्ट की तैयारी करते जाओ, तो आप जितने का कर पा रहे हो, आपको मान लो 4 चैप्टर का टेस्ट दिया, आप 3 का तैयार कर लो, नहीं 4 कर पा रहे हो तो 3 का तैयार करके दे दो। अगर लग रहा है टाइम कम है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो जितना कर पा रहे हो उतना तो करो सिंसियरली। बहुत से हाँ बच्चे तो बस बहुत से बच्चे तो बस कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 5 करा दिए सर, हम एक भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या कर लोगे बताओ, क्या किया जाए बताओ, उसका उसका क्या सोल्यूशन है, जितना हो सकता है उतना तो करो। ओके थैंक यू सर, बाय। ओके बाय बाय जी, बाय बाय, नमस्ते जी, ओवर करते हैं, चलो ठीक है। समृद्धि को कुछ कहना है जी, समृद्धि को या भरत को कुछ कहना है। समृद्धि की पढ़ाई ठीक चल रही है नहीं? हाँ जी सर अच्छी चल रही है। चलो ठीक है, मेहनत करते रहो, ठीक है, चलो ओके। यस सर।